जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल्स पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और आप लोगों के लिए मॉडल पेपर जारी हो चुका है। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जो मॉडल पेपर आप लोगों के लिए जारी हुए उसी से रिगार्डिंग, उसी से रिलेटेड आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर है वो लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, जो मॉडल पेपर में है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या स्टार्ट करेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि एमसीक्यू का तो आंसर दिया हुआ है आपका, है ना। आंसर शीट में एमसीक्यू का आंसर दिया हुआ है। तो 31 नंबर से जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 का क्वेश्चन आपका, राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं। तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो लोगों द्वारा अपने देश के प्रति समर्पण और निष्ठा के साथ व्यक्त की जाती है, जो अन्य समूहों के प्रति दायित्व से अधिक महत्वपूर्ण होती है। ये भावनाएं अक्सर साझा जातीयता, भाषा, धर्म, संस्कृति या सामाजिक मूल्यों पर आधारित होती है। यही हमारा राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद क्या है, एक विचारधारा है, लोगों का जो विचार होता है, ये सारी चीज़ जो है वो हमारा क्या है, राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका 31 का आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्या है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, यानी कि साइमन कमीशन जो हुआ था उसका गठन किस लिए किया गया था, वो हमको बताना है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो 1927 ईस्वी में ब्रिटेन के टोरी सरकार ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में, भारत के जो राष्ट्रवादी हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, उसके जवाब में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। क्या है, किस नाम से जाना गया, साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, क्योंकि सर जॉन साइमन थे अध्यक्ष, इसलिए साइमन कमीशन रखा गया। और ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कब गठन हुआ था, तो 1927 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दे। मानव निर्मित के जो संसाधन है उसके 5 उदाहरण क्या क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, 33 प्रश्न। मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण, प्लास्टिक, कागज, रबर, फर्नीचर और वस्त्र, यानी कि मानव द्वारा जो बनाया गया है। ऐसे बहुत सारा उदाहरण, आप बहुत सारे कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक, कागज, रबर, फर्नीचर और वस्त्र, तो आप जितने भी चीज़ देख सकते हैं जो मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है, आप उसका उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है। ठीक है, उसका आंसर देख लेते हैं कि जैव विविधता है क्या। तो प्रकृति के अनेक जीव, प्रकृति में अनेक जीव पाए जाते हैं, इनमें से अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु पाए जाते हैं। ये एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होते हैं। जीवों में विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाता है, यानी कि जीव में जो भिन्नताएं पाई जाती है वही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। अतः जैव विविधता सभी प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों, अनेक रूपता और परिवर्तनशीलता ही है। जैव विविधता जीवों के अनुकूलन पर आधारित है। जैव विविधता किस पर आधारित है, तो जीवों के अनुकूलन पर आधारित है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, यानी कि सामुदायिक जो सरकार होते हैं वो क्या है और कहते किसको है, ये हमको बताना है कि सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि सामुदायिक सरकार आधुनिक लोकतांत्रिक में सत्ता साझा करने की व्यवस्था है। क्या है कि सत्ता साझा, मतलब जो सत्ता होता है उसको साझा बंटवारा करना सामुदायिक सरकार का उदाहरण है। बेल्जियम जैसे यूरोप राष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, बेल्जियम जैसे यूरोपीय राष्ट्र में पाया जा सकता है, जहाँ कई जातीय समूह है। यह एक प्रकार की सरकार है जहाँ सत्ता विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच साझा की जाती है, यानी कि अलग अलग समूहों के बीच बांटा जाता है ना। कोई एक ही नहीं होता कि अगर मैं राजा हूँ तो मैं ही रहूँगा, मेरा ही बेटा रहेगा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरीकरण किसे कहते हैं। शहरीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो शहरीकरण किसे कहते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग कि क्या है, किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। यानी कि कोई गांव है वो शहर में विकसित हो रहा है, या कोई कस्बा है जो शहर में विकसित हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आपका मॉडल पेपर से आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, तो प्रति व्यक्ति आय जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे देश में
मतलब कुल आय कितना है 1,000 है, ठीक है, और हमारे यहाँ 10 आदमी है, तो 10 से भागा देंगे 1,000 को, जो हमारा आय आएगा 100 रुपये, वो हमारा प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार का क्या अर्थ है? बाजार किसे कहते हैं, बाजार का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ हमको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कि बाजार का अर्थ क्या होता है। तो बाजार का अर्थ, ठीक है, सामान्य अर्थ में बाजार से अभिप्राय उस स्थान से होता है जहाँ क्रेता तथा विक्रेता वस्तु का सौदा करने के लिए किसी जगह एकत्र होते हैं। यानी कि बाजार उसको कहेंगे जहाँ खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक जगह एकत्र होता है, इकट्ठा होता है। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ उस प्रभाव पूर्ण व्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें कि विक्रेताओं और क्रेताओं का घनिष्ठ संबंध स्थापित किया जाए, यानी कि दोनों के बीच एक अच्छा संबंध भी होना चाहिए, ठीक है, उससे हम लोग बाजार कहते हैं, जहाँ खरीदारी बिक्री ये सारा चीज़ होगा, ठीक है। और बिना संबंध, अगर दोनों में संबंध नहीं है तो खरीदारी बिक्री नहीं हो सकता। ये था आपका अति लघु प्रश्न